बुकर पुरस्कार प्राप्त मुश्ताक बानो के कहानी संग्रह हार्ट लैम्प। आज हम साहित्यिक चर्चा करेंगे बुकर पुरस्कार। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को पहली बार हिंदी लेखिका को रेत समाधि पर बुकर पुरस्कार मिला था। उसके कुछ वर्षों बाद भारतीय लेखिका, कन्नड़ लेखिका मुश्ताक बानो को ये पुरस्कार मिलना भारत के लिए बहुत मानी खेज है और मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इसके कई अर्थ, राजनीतिक अर्थ, सामाजिक अर्थ भी निकल के आते हैं। साहित्य पर बात करते हैं। साहित्य का विदेशी बहुत बड़ा पुरस्कार है भारत के लिए, दूसरी बार मिलने जा रहा है बानो मुश्ताक को। हार्ट लैम्प कहानी संग्रह, और ये भी कहा जा रहा है कि कहानी संग्रह पर यह पहला बुकर पुरस्कार है। इससे पहले रेत समाधि गीतांजलि श्री के उपन्यास को मिला था और ज़्यादातर उपन्यासों को ही मिलता रहा। ये कहानी संग्रह ऐसा, कहानीकारा मुश्ताक बानो पहली कहानीकारा होगी। हम जानना चाहेंगे अखबारों में इन दिनों हार्ट लैम्प मुश्ताक बानो पर बराबर हेडलाइन पर, मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हो रहा है पूरे विस्तार से 8-8-10 कॉलम में। तो मैं वहीं से उन्हीं का सहारा लेते हुए और गूगल से कुछ जानकारी हासिल की, उसी के बहाने में आपके सामने समकक्ष मौजूद हूँ। पिछली बार आप रेत समाधि पर सुन चुके हैं और उसको हजारों पाठकों, श्रोताओं ने अब तक देखा है। तो ये दूसरा वीडियो होगा बुकर पुरस्कार पर, और ख़ास करके भारतीय लेखिका, ये दूसरी लेखिका है। और संयोग ये देखिए कि पुरुष को नहीं, लेखिका को मिल रहा है, लेखक को नहीं। तो मुश्ताक बानो के जीवन परिचय पर हम आते हैं। मुस्लिम महिलाओं के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आपकी कहानियाँ, पितृत्वात्मक सत्ता और परिवार के पारिवारिक घटनाक्रम, कट्टरपंथ से लड़ने वाली बानो की ज़िंदगी भी संघर्षों से भरी रही है। आप 8 साल की उम्र में पिताजी के द्वारा कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा के लिए डाल दी जाती है। इससे पहले आप धार्मिक मदरसे में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश करने के दौरान आप पर शर्त रखी गई कि 6 माह में आपको कन्नड़ लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए। ऐसी शर्त रखी गई और मुश्ताक बानो ने ये काम 6 माह में करके दिखा दिया। वो कन्नड़ लिखने पढ़ने लग जाती है। 8 साल की उम्र कॉन्वेंट में चली जाती। ये एक मानी खेज है। मुस्लिम धार्मिक मदरसों में पढ़ते हैं और वहीं से सोच कुंद हो जाती है। लेकिन यहाँ लेखिका को ये अवसर मिलता है कि पिताजी सीधे कॉन्वेंट में डाल देते हैं 8 की उम्र में, यानी प्राथमिक कक्षा में मदरसे से जल्दी बाहर निकाल लिया जाता है। स्कूल के दिनों से ही आप लेखन कार्य शुरू कर देती। ये एक लेखिका की खास प्रवृत्ति रही है कि इतनी जल्दी ही कलम पकड़ लेना, ये बहुत कम के साथ, रेयर द रेयर। जब लड़कियों की उम्र शादी करने की होती है, तब आपके समाज में जब लड़कियों की शादी कर दी जाती है, घर परिवार संभालने लगती है, उस उम्र में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपको उच्च शिक्षा के लिए दाखिला करवा दिया जाता है। और उच्च शिक्षा का प्रभाव ये पड़ा
कि आप अब शादी के बंधन में परिवार, माता पिता के कहने से नहीं, बल्कि आप प्रेम विवाह करती है। और प्रेम विवाह करने से घर परिवार का विरोध सामने आता है, परिवारजन विरोधी हो जाते हैं। इसी दौरान आपकी पहली कहानी प्रजा माता प्रकाशित होती है, यानी लेखन कार्य आपका सतत चलता रहता है। 29वें साल में आप माँ बन जाती है और भावनात्मक रूप से आप कई तरह के उहापोह से गुजरती है, संघर्ष करती है और अंततः आप डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन इस कदर कि आप पेट्रोल डालकर शरीर पर माचिस की तीली दिखा देती है, आत्मदाह करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप बच जाती है। उसी दौरान आप रिपोर्टर बनती है, पत्रकारिता करने लगती है, सामाजिक मुद्दों पर कलम चलाने लगती है। और उसी दौरान पति के द्वारा एक दिन एक अखबार ला करके रखा जाता है, तो आप पढ़ती हैं कि अखबार में खबर छपी है कि महिला शिक्षिका को फिल्म देखने से कुछ युवाओं ने रोका, क्योंकि शादी करते ही जैसे आपके साथ समाज ने व्यवहार किया कि आपको बुर्का पहनने के लिए बाध्य किया गया और कहा गया कि आप घरेलू कार्य कीजिए, लेकिन ये सब आपके लिए संघर्षपूर्ण रहा और आप डिप्रेशन में इन कारणों से जाती हैं। फिर तब आप देखती है कि किसी महिला शिक्षिका को फिल्म देखने से शायद इसीलिए रोक दिया गया कि वो मुस्लिम युवा ये चाहते हैं कि महिलाएं बुर्का पहने, महिलाएं घर से बाहर न निकलें, और फिल्म देखने चली आई, ऐसी महिला कैसे बर्दाश्त हो सकती है। तब आपने एक लेख लिखा और लिखा कि पुरुष का ही अधिकार नहीं है मनोरंजन करने का, महिलाओं का भी हक बनता है, महिलाएं भी वैसे ही मनोरंजन कर सकती हैं। और इस तरह का लेख लंकेश पत्रिका में प्रकाशित होता है और इसी से शुरुआत हो जाती है पत्रिका में लिखने की, और इसी से आपकी एक छवि बनने लगती है। तब आप मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के लिखती है, आंदोलन करती है। तब पूरा समाज आपका सामाजिक बहिष्कार करता है, 3 माह बहिष्कार चलता है और इसी दौरान एक सिरफिरा आप पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन पति साथ में थे कि पति द्वारा बचा ली जाती है। इस तरह से आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन आप सामाजिक दायरे में बंद कर नहीं रही, कलम चलाती रही, समाज से लड़ती रही, बुर्का नहीं पहना, घरेलू कार्य में बंद करके नहीं रही। इस तरह से आप आज़ाद ख्याल, स्वतंत्र, आज़ादी चाहने वाली लेखिका बनती है। तभी तो मस्जिद में महिलाएं क्यों नहीं जा सकती, जहाँ जहाँ पुरुष जा सकते हैं फिल्म देखने या मस्जिद में जा सकते हैं नमाज अदा करने, तो महिलाएं भी क्यों नहीं। इस तरह से आवाज़ उठाने वाली तस्लीमा नसरीन को आप हंस पत्रिका में लगातार प्रकाशित होते हुए आज भी देखते हैं। बंगाली लेखिका तस्लीमा नसरीन कई लेख लिखती है और वो पक्कियाँ खड़ी कर देती है कट्टरपंथी मुसलमानों की, और बांग्लादेश से बाहर निकाल दी जाती है। तब से लेकर के आज तक भारत की शरण में है और हंस में हर महीने आपका लेख स्तंभ प्रकाशित होता है। उसी तरह से ये तस्लीमा नसरीन से भी बड़े कद की महिला कहलाएगी, चूंकि बुरकर पुरस्कार मिला है। अब आपको मान्यता मिल चुकी है, आपको एक जगह मिल गई है, और ये मुस्लिम समाज जो लगभग कुंद है, धर्म में आबद्ध है,
मदरसों से शिक्षा लेकर के धार्मिक रूढ़ियाँ पाखंड में लिप्त रहता है, बुर्के में बंद रहता है। अगर आपने बुर्का पहन करके अपनी आज़ादी गुलामी में तब्दील कर ली, तस्लीमा नसरीन को देख लीजिए या फिर मुश्ताक बानो को देख लीजिए कि आपको शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा हमले होते हैं आप पर, पारिवारिक हमले होते हैं, शारीरिक हमले होते हैं, समाज से बहिष्कार होता है, चाकू से हमला किया जाता है, ये सब आप सहन करते हैं, तब जा कर के आप अनसुनी आवाज़ों का कोरस यानी हार्ट लैम्प कहानी संग्रह जो 1990 से लेकर के 2023 यानी लगभग 12 कहानियाँ 33 साल में के फैलाव में, दायरे में, कालखंड में लिखी गई है। अनसुनी आवाज़ों का कोरस। वो कहती हैं लेखिका कि कोई कहानी छोटी नहीं होती। इन कहानियों में इंसानी अनुभवों का ताना बाना है। बांटने की पैरवी के दौर में साहित्य की जगह सबसे पवित्रतम है। लेखिका जब ये कहती है तब यकाएक पाठकों को ये ख्याल आएगा कि पिछला एक दशक से भारत में बांटने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ये क्रम रुका नहीं है, ये क्रम जारी है। और इसी क्रम में हम जान सकते हैं और भी विस्तार से कि आप कर्नाटक में 1948 में जन्म होता है। आप कन्नड़ में लिखती है। 6 लघुकथा संग्रह आपके आ चुके हैं, एक उपन्यास, एक काव्य संग्रह और एक निबंध संग्रह। हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में ये प्रकाशित हो चुके हैं। लंकेश पत्रिका की रिपोर्टर होने के साथ आप रेडियो में भी काम करती है। कट्टरपंथ को कम करने जैसे आंदोलन में आप कार्यकर्ता की भूमिका अदा करती हैं। मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की पैरवी करती है। आपके कहानी संग्रह की अनुवादिका दीपा भास्ती। ये कहानियां कोई 3 दशक में लिखी गई है। दक्षिण भारतीय मुस्लिम महिलाओं के अनुभव पर आधारित कहानियां हैं। इसमें लैंगिक असमानता, सामाजिक दबाव और पितृसत्तात्मक कट्टरपंथ जैसे विषय हैं। कुल 12 कहानियां हैं। इसमें प्रमुख कहानी है शाइस्ता महल और दिल का फैसला। इसके अलावा अन्य कहानी है, आप शीर्षक देख लीजिए, आग की वर्षा, बमोके का बेटा, लाल लुंगी, ऊंची एड़ी का जूता, कोमल फुसफुसाहट, स्वर्ग का स्वाद, कफन। कफन नाम से याद आता है कि प्रेमचंद की कफन कहानी जो दलित साहित्य में काफ़ी विचार विमर्श हुआ, बहस हुई और काफ़ी चर्चित रही, उसी शीर्षक से आपकी भी कहानी है कफन। और है प्रभु एक बार औरत बन जाओ। है प्रभु एक बार औरत बन जाओ। शीर्षक से ही पता चल जाता है कि लेखिका औरत की जिंदगी की कसमकस, द्वंद्व, संघर्ष और जो वो झेलती है पुरुषों की मनमानियाँ, उसकी सनकीपन इन कहानियों में उजागर होता है। साथ में प्रभु एक बार औरत बन जाओ तो प्रभु
आपको भी पता चल जाएगा। यानी प्रभु, चाहे हिंदू समाज के देवी देवता हो, ईश्वर नायक के रूप में, पुरुष के रूप में क्यों होता है, ये सवाल उठता है। आपकी कहानियां जाति, धर्म, वर्ग, उत्पीड़न की आलोचना अनुवाद में सांस्कृतिक प्राथमिकता के लिए कन्नड़, उर्दू, अरबी जैसे शब्दों को बरकरार रखा गया है। इससे दूसरे भाषा भाषी पाठकों को थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन प्रामाणिकता पुष्ट होती है। आलोचना देखें कि कितने अखबारों में ये लेख प्रकाशित हुए और आलोचना के बतौर जो टिप्पणी आई है द हिंदू अखबार में, इस संग्रह को गंभीर पुस्तक का दर्जा दिया गया। जो ये कहानियां हैं मुस्लिम जीवन पर आधारित कहानियां। स्क्रॉल इनमें पितृसत्ता की आलोचना और इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि मुस्लिम जीवन के विरोधाभास और बनावट के चित्रण की सराहना की गई है। द गार्जियन लिखता है क्षेत्रीय शब्दों को बनाए रखा गया है। ये थी मेरे द्वारा जुटाई गई इधर उधर की सामग्रियों से। मेरे ख्याल में रेत समाधि गीतांजलि श्री का हिंदी में रचित उपन्यास के बाद कर्नाटक में जन्मी मुश्ताक बानो का ये पहला कहानी संग्रह है, जिस पर बुकर पुरस्कार 2025 में मिल रहा है। और ये पुरस्कार मिलने के साथ ही मुश्ताक बानो एकदम चर्चा में आ जाती है। मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन दिनों लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी 22 अप्रैल आतंकी घटना के बाद किया गया हवाई हमला भारत के द्वारा और उसकी प्रेस रिपोर्टिंग जो की गई सोफिया के द्वारा, और सोफिया पर राजनीतिक टिप्पणियां की गई, इसके बाद सोफिया अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। यूट्यूबर, अधिकांश यूट्यूबर ने आप पर सलाम सैल्यूट किया है और कट्टरपंथ, उन कथित अनैतिक और नामाकूल ऐसे नेताओं को हड़काया है, गरियाया है कि आखिर किस तरह से आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, मुंह जुबान संभाल के बात नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर, सांसद जिस तरह की टिप्पणियां करते रहे, सोफिया हाईलाइट होती है। उस देश में जहां पर मोदी का शासन है, वहां पर सोफिया का हाईलाइट होना, मुस्लिम समाज पर लगातार हमले होना, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना, ये राजनीतिक स्टंट रहा। इसी दौर में 2025 में मुश्ताक बानो को बुक कर मिलना, ये एक अर्थपूर्ण है। राजनीतिक और सामाजिक इस दौर की या भारतीय सामाजिकता और साहित्यिकता के बतौर निकला एक ऐसा गुलदस्ता है जो राजनीतिक नेताओं पर एक चपत का काम करता है। क्या आप समझ जाइए, देश समाज को आप दिशा नहीं दे रहे।
रामधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू आपकी एक तरह की दोस्ती रही। एक बार जवाहरलाल नेहरू और रामधारी सिंह दिनकर मंच पे चढ़ रहे थे, काव्य सम्मेलन था। जवाहरलाल नेहरू जो ही चढ़ने लगे मंच पे तो लड़खड़ा गए। पीछे से रामधारी सिंह दिनकर आ रहे थे, उन्होंने उनकी हाथ पकड़ लिया। तब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आपने थाम लिया। तो दिनकर कहते हैं कि राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसकी बांह पकड़ लेता है। ये वो दौर था जब जवाहरलाल नेहरू रामधारी सिंह दिनकर से कहते हैं कि आप संस्कृति यानी हिंदुस्तान की एक ऐसी मुकम्मल कहानी, एक ऐसा, आखिर हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, सामाजिकता क्या है, धर्म क्या है, लोगों को एक ही पुस्तक में किस तरह से लाया जाए। तो रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। ये वो दौर था जब जवाहरलाल नेहरू साहित्यकार के साथ मंच पर होते थे। समय बदला। अटल बिहारी वाजपेयी कविता करते करते संसद में, जनता के बीच में, और जब गुजरात में मोदी जी सरकार में आते हैं और गोधरा कांड हो जाता है, तब अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि मोदी जी आप राजधर्म निभाइए। इस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, बस इतना बता दें कि तब राजधर्म सिखाते सिखाते अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी को सत्ताच्युत करने वाले थे कि राजनीति कुछ इस तरह से घूमी कि अटल बिहारी वाजपेयी मजबूर हो गए। और वो मजबूरी आज इस देश को इतनी भारी पड़ रही है कि हिंदू मुस्लिम कहना राजनेताओं के मुंह से निकलना, पीएम के मुंह से निकलना, और यहाँ तक कि मीडिया अगर उससे सवाल करे तो मीडिया का सवाल करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मीडिया को अपनी गोदी में बिठा लिया गया। कहा जाता है कि किसी के कहने से और किसी के रोकने से समय नहीं रुकता। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि यूट्यूबर सामने आ गए और यूट्यूबरों ने कमान संभाल ली, और पत्रकारिता गोदी मीडिया में नहीं रह गई, पत्रकारिता चली गई यूट्यूबर के पास। रवीश कुमार, संजय शर्मा, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, तो इस तरह से बहुत सारी यूट्यूबर जो आवाज़ उठाते हैं, और इन्हीं आवाज़ों में यूट्यूब के बल पर ही आप के सामने मैं बुकर पुरस्कार प्राप्त मुश्ताक बानो के बहाने आपसे इतना याद दिला देता हूँ कि समाज, देश किसी नेता की जागीर नहीं हो सकता। हर नेता को ये एहसास होता है, हर व्यक्ति को ये एहसास होता है कि परिवार में चला रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, लेकिन जब वो गुजरता है तो नया शख्स, नया मेंबर उस परिवार को चला लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एक गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, अब कुत्ता ये सोच के चल रहा था कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा एहसास हो गया तो कुत्ते को गुमान हो गया कि चलिए ये गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, अब मैं ठहर जाता हूँ, देखिए गाड़ी कैसे चलती है। तो ये ऐसा करके आप भूल जाते हैं कि आपको एक वक्त मिला है कुछ कर गुजरने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। मुश्ताक बानो जो कह रही है, मुश्ताक बानो अपने परिवार में संघर्ष करती है, परिवार से बायकॉट की जाती है। जो भी व्यक्ति सही के लिए कहेगा, बोलेगा, वो प्रताड़ित किया जाएगा, और आप सिर्फ वोट लेने के लिए इतने निम्नतम स्तर तक पहुंचेंगे सत्ता बचाने के लिए, तो इसे अंधकार काल ही कहा जाएगा, भले या अमृत काल कहते रहिए।
कहने में हिटलर का प्रधानमंत्री गोएबल्स रोज रेडियो पर झूठ परोसता था। जब रूस की सेना उसके शहर में घुस चुकी थी, उस समय भी वो कह रहा था कि हमारी सेना रूस में प्रवेश कर चुकी है और मास्को तक पहुंच चुकी है। वो ये कह ही रहा था कि उसी समय रूस की सेना अंदर प्रवेश कर जाती है। वो रेडियो बजता है जहाँ गोएबल्स बोल रहा था। हिटलर जो बंकर में घुसा हुआ था, जब उसे खबर दी जाती है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो वो खुद अपनी पिस्तौल से यही लीला खत्म कर लेता है, अंतिम समय में एक प्रेमिका से शादी करते हुए। ये हश्र होता है तानाशाही का। और आप ही सोचते हैं कि तानाशाही से हम देश चला लेंगे, मीडिया को अपने कब्जे में कर लेंगे, धर्म के नाम पर अधिकांश लोग चुप्पी लगा लेंगे। वो नहीं जानते, वो नासमझ है। ईसा मसीह ने जिन लोगों ने उनकी उंगलियों पर, सीने पर, कंधों पर कीले ठोक दिए थे, तब भी ईसा मसीह यही कह रहे थे कि हे ईश्वर परवरदिगार, इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर देना। अगर ये जानते तो ऐसा नहीं करते। शायद इतना भी पता नहीं। हर तानाशाह सनक्की में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करता है, लेकिन वक्त किसी के साथ नहीं रहता। वक्त तब तक होता है साथ जब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। आप आवाज़ बंद करने के लिए मीडिया पर टेप लगा देते हैं या मीडिया आप ही की तरह बोले। तो ये कब तक चलेगा? कुल मिलाकर के कि सोफिया एक तरफ, दूसरी मुश्ताक बानो, दूसरी तरफ मुश्ताक बानो एक वो आवाज़ है, मुकम्मल आवाज़, जिन्होंने साहित्य में वो रचना की है कि वो मुस्लिम समाज की उन कट्टरपंथियों, उन सामाजिक रूढ़ियों जो बुर्का पहनते हैं, बुर्का पहन करके कहते हैं कि औरतों को ऐसे ही कैद रहना चाहिए, औरतों को मस्जिद नहीं जाना चाहिए, औरतों को फिल्मों में नहीं जाना चाहिए। वो ये सब करती है, संघर्ष करती है, विरोध सहती है। और आज उनकी 12 कहानी संग्रह मान्यता प्राप्त, हम सबको आईना दिखा रहे हैं। नेताओं को भी ये पढ़नी चाहिए संग्रह। जो ही संग्रह मेरे पास आएगा मैं इसको पढ़ करके देखूंगा, मैं इंतज़ार करूंगा उस वक्त का। तब तक मैं सोफिया को सैल्यूट करता हूं और मुश्ताक बानो लेखिका का हिंदी जगत में स्वागत करता हूं। सबका मंगल हो, सबका भला हो। जय हिंद।